ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं जहाँ से अभी निकल नहीं सकते हालात की वजह से। उनका हम इंतज़ार करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मार्च का भी आगाज़ नहीं हुआ लेकिन लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त इस्लामाबाद की जानिब रुख है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का, और सिंध हुकूक मार्च का रुख जो है वो कराची की जानिब है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल रही है। यानी कि अब ये कहा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस सूबे से है वो मरकज़ की जानिब है, जो मरकज़ की हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई दारुल हुकूमत यानी कि कराची की जानिब मार्च कर रही है। आज हम इस मार्च के हवाले से भी सवाल करेंगे और फिर सबसे बात ये भी होगी कि क्या जिन जिन सूबों में और जिन जिन मरकज़ में जिन पार्टियों की हुकूमत है वहाँ क्या तमाम तर मामलात वो हुकूमतें दुरुस्त कर चुकी हैं कि अब वो मार्चेस करने के आ गई हैं, शुरू कर दिया है, और क्या वाकई इन मार्चेस में इन हुकूमतों के ख़िलाफ़ कोई मुश्किलात हैं या नहीं हैं। आज इस पर भी बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मेंबर नशर असम्बली शाहिदा रहमानी साहिबा। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा। हमें ज्वाइन करेंगे अमजद अली ख़ान न्याजी साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम नून के रहनुमा भी हमारे साथ होंगे। शाहिदा रहमानी साहब से आगाज़ कर लेते हैं। लॉन्ग मार्च है क्योंकि बड़ा मार्च और तवील मार्च है और ख़ुद क़यादत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। शाहिदा रहमानी साहबा, आगाज़ हो गया यहाँ से, अब मार्च जो है वो इस हुकूमत से निजात के लिए कहा जा रहा है। महंगाई और जो करप्शन के मामला, जो इल्ज़ाम जो भी अपोजिशन लगाती है हुकूमत के ऊपर, उसके लिए है। तो इस मार्च की कामयाबी जो है वो अब क्या रखी है कि हुकूमत को घर भेज कर आना है या फिर कोई अदम एतमाद के रास्ते से हुकूमत को भेजना है? इस मार्च में क्या रखा है आपने? हेलो जी जी शाहिदा रहमानी साहब। देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो महंगाई के खिलाफ है। इस मुल्क में नाअहल करप्ट लोगों का जो एक टोला बैठ गया है ये उसके खिलाफ है। और आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमेशा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की सियासत की है और यही वो वजह है कि आज जो है इस मुल्क में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुंच चुकी है। बेरोजगारी, जो चीज इन्होंने कहा था हम इसका खात्मा कर देंगे, वो खात्मा था, बल्कि आवाम। एक तरफ तो मार्चेस चल रहे हैं, चाहे वो कराची की जानिब रुख हो या मार्च का रुख हो इस वक्त इस्लामाबाद की, लेकिन दूसरा एक बड़ा अहम मामला है जो इस वक्त इंटरनेशनल इशू बना हुआ है, वो है रूस और यूक्रेन का। और वहाँ पर यूक्रेन में पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हैं, मुख्तलिफ शहरों में वो फंसे हुए हैं और उनको अब वहाँ से निकालने के लिए तैयारियाँ भी की जा रही हैं। बहुत से स्टूडेंट्स वो इस वक्त पोलैंड भी पहुँच चुके हैं। हम रूस यूक्रेन के मामले के हवाले से भी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे। पीजे मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तजकार एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और हम कोशिश करेंगे नाज़रीन के वहाँ से जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात की जाए जो वहाँ पर इस वक्त हैं और क्या वो इस वक्त समझते हैं, क्या तैयारियाँ हो रही हैं निकालने के हवाले से। मीर साहब, बहुत शुक्रिया सर। एक तरफ पाकिस्तान में तो सियासत का बाजार गर्म है लेकिन आलमी सतह पर इस वक्त चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ तब्दील भी होती हुई नज़र आ रही हैं। रूस यूक्रेन खासा मामला पेचीदा हो रहा है लेकिन अब बातचीत की भी राहें और रास्ते खुलते हुए नज़र तो आ रहे हैं। कितने असरात इसके इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में हो सकते हैं और अगले आने वाले दिनों में और इस वक्त हैं? ये मुदस्सिर देखें ये जब असॉल्ट इन्होंने किया है यूक्रेन ने, उन्होंने तो इसको कहा है मिलिट्री ऑपरेशन, दुनिया इसको कह रही है वॉर। अब द क्वेश्चन इज कि यहाँ इन्होंने जो एक ऑपरेशन कह लें, वॉर कह लें, जो भी किया आपने यूक्रेन के खिलाफ देखा है, वो एक स्ट्रेटेजिक उनके जो पोर्ट्स हैं उन्होंने कब्जा कर लिया। रशिया को जितनी भी धमकियां दी, हर किस्म की धमकी दी गई, सैंक्शंस लगाएंगे, ये करेंगे, रशिया ने उसकी कोई परवाह नहीं की। कल ही बोरिस जॉनसन ने भी कहा है कि मैं ये चाहता हूं कि जो स्विफ्ट के जो इन पे सैंक्शंस हैं इमीडिएटली लगाए जाए। कुछ लग गए हैं और कुछ नहीं लगा रहे, क्योंकि अगर लगाते हैं कंप्लीट तो आप एक यूक्रेनियन इकोनॉमी को भी एक धक्का देते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी को भी एक धक्का होगा। यूक्रेन सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ऑयल गैस इसके पास मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये जिस तरह आपने अभी कहा है, अभी ये नेगोशिएशंस चल रही हैं। इन्होंने कल कहा था कि आए और हमारे साथ बात करें बेलारूस में, लेकिन उन्होंने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने
इसको बड़ा रिजेक्ट कर दिया कि जी वो तो स्टेजिंग पॉइंट था हमारे इन्वेजन का, सो वहाँ नहीं है। लेकिन अभी भी कोशिश यही हो रही है कि इसके एक नेगोशिएटेड हो जाए और एक सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि ये जो नेटो है ये अपनी प्रेजेंस इधर लेके आए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ उनका भी व्यू पॉइंट, उन्होंने कहा जी सोवियत आपने यूनियन खत्म कर दी, उन्होंने आपने वॉर्सो पैक्ट को बिल्कुल आउट ऑफ द विंडो फेंक दिया, तो नेटो क्यों है फिर अब? तो एक उनका भी एक व्यू पॉइंट आ रहा है। तो आई थिंक ये जब तक हम बैठ के इस पर बात नहीं करेंगे, और पर्टिकुलरली एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, मैं समझता हूँ कि हमारे वजीर आज़म ने बड़ा अच्छा एक रोल प्ले किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम इधर इस कैंप में या उस कैंप में, वो न्यूट्रल कैंप में, वो ट्रेड चाहते हैं हर एक से, वेस्ट से भी और ऑन द अदर साइड एज वेल। सो आई थिंक ये वी हैव टू वेट एंड सी कि इसकी डेवलपमेंट क्या है। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना एक आप कह लो जो एक मार्क है वो सारी दुनिया को बता दिया है कि यू कैन डू व्हाट यू लाइक बट आई हैव डन व्हाट आई वांटेड। सो अब आप बात करो। एंड उसने एक ये भी कहा कि मैं ऑक्यूपाई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने पहले ये भी कहा था कि मैं अटैक भी नहीं करना चाहता। सो वी डोंट नो येट कि ये क्या है। ये बड़ी सीरियसली एक डेवलपिंग स्टोरी है कि जिसके ऊपर आई थिंक पूरी दुनिया की इस वक्त बड़ी कड़ी नजर है। सही। अच्छा, वेस्ट का और नेटो का अगले आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन असरात पूरे क्या होंगे इस पर बात करते हैं। लेकिन वहाँ मौजूद जो पाकिस्तानी तालिब इल्म है मीर साहब, वो भी खास से परेशान नज़र आ रहे हैं। तो एक तालिब इल्म से भी हमारा रब्ता हुआ है, साकिब हैं वहाँ पर यूक्रेन में, उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले तो साकिब आप बताइएगा कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और आपको पोलैंड पहुँचने में किन मुश्किलात का सामना रहा है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर कांटेक्ट करने के लिए। सर अभी तक हम खारकिव में ही फंसे हुए हैं। अच्छा। और हमारे पास इतना अच्छे से वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है। ये भी एक दोस्त का हॉटस्पॉट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे शॉप्स बंद है और यहाँ पे सिम पैकेज भी नहीं हो रहे। तो अभी हमने कोशिश की है कि यहाँ से निकलने की बाय सेल्फ, कि बहुत हो चुका, यहाँ पे बर्दाश्त कर लिया। इर्द गिर्द बम गिर रहे हैं, सिर्फ 20 किलोमीटर अवे हैं हम लोग उससे, बॉर्डर से। तो बहुत ही मुश्किल बात है ये यहाँ पे सरवाइव करना। तो इस वजह से हमने अपने कंसल्टेंट वगैरह से बात की कि सर अभी आप कुछ करें। तो अब उन्होंने कहा कि आपको मैं सिर्फ यहाँ से स्टेशन तक छुड़वा सकता हूँ। और अभी हम लोग यहाँ से गाड़ी मंगवाई हैं, टैक्सीज बड़ी मुश्किल से मिली हैं। तो हमने गर्ल्स को यहाँ से भेजा है, वो जा रही हैं स्टेशन पे, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे यहाँ से। और स्टेशन पे पहुँच के हमें ट्रेन मिलती है तो हम उस पर बैठ के पोलैंड के लिए निकल रहे हैं। सर आज निकल रहे हैं, हमें किसी ने अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई हेल्प नहीं की गई हमारी। अच्छा साकिब, आपके साथ कोई सफारती रब्ता हुआ है सफारत खाने का किसी किस्म का? को सफारत खाना ये कह रहे हैं कि पोलैंड जो है वो आप पहुँचें, तो आपका फ़ोन नेटवर्क भी दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहे, तो कैसे फिर पहुँचेंगे आप? ये इरादा है कि अभी हमने गर्ल्स को यहाँ से स्टेशन भेजा है, वो स्टेशन पे हमारा वेट कर रही हैं। वापस टैक्सीज आएंगी और फिर हम टैक्सीज में जाएंगे। सही। और सर पहले और रही बात कांटेक्ट करने की, तो हम आपको जो है 14-15 जितने भी हम लोग अल्लाह जी वहाँ पे स्टेशन पे पहुँच के मैं एक वीडियो क्लिप बना के आपको फॉरवर्ड कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमें वो सिचुएशन नहीं है कि हम बाहर खड़े होकर वीडियोस बना सकें। स्टेशन पे हम लोग सारे को खड़ा करके एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना के आपको सेंड करेंगे। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से आज हमें कांटेक्ट किया गया, कैफ से हमें कॉल आई थी कि हमने सुना आप लोग कैफ में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमने काफ़ी वीडियो बना भेजी और जो KRY NGO पे भी चली हैं, तो उस वजह से उनको शायद हुआ। और उसके बाद हमने अपने जो पाकिस्तान में हमारे पेरेंट्स हैं या रिश्तेदार हैं, उन्होंने फोर्स करने पे उन्होंने आज हमें कांटेक्ट किया, और उस कांटेक्ट में उन्होंने कहा कि आप किधर हैं, आप हमें बताएं, हम आपको पिक कर रहे हैं आज यहाँ से। सही। हमने बताया हम बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे दिन रात शेलिंग की जा रही है, और हम अपने हॉस्टल्स में हैं, उसके नीचे बंकर में बैठे थे। इतने दिन हमने यहाँ पे सर्वाइव किया, और हमारे कंसल्टेंट ने, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिली। हमारे जो कंसल्टेंट है उन्होंने हमारी हेल्प की, उन्होंने हमें 1 महीने तक का राशन भी दे दिया। तो जब हमारी उम्मीदें टूटी कि अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि कोई हमें कांटेक्ट नहीं कर रहा, बॉर्डर के इंतहाई नज़दीक है हम, और कि कोई इतनी हिम्मत नहीं कर रहा कि यहाँ से हमें निकाला जाए। गवर्नमेंट वालों को जब कॉल करके खासी मुश्किल जो है वो साकिब आप बता रहे हैं कि वहाँ ऐसा कोई रब्ता नहीं हुआ है। वाकई हम दुआ करते हैं कि आप बखैर आफियत यहाँ से निकल के फिर पोलैंड और पोलैंड से फिर पाकिस्तान के रास्ते आएँ। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड नोएल खोखर साहब, जो यूक्रेन में पाकिस्तान के सफ़ीर भी हैं। बहुत शुक्रिया खोखर साहब आपके वक्त का
सर, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ी, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टूडेंट्स जो हैं खोखर साहब, वो वहाँ पर स्टक हो गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रही है, कैसे उनको निकाला जा रहा है? हमने 500 पाकिस्तानियों को सेफली इवैक्यूएट कर दिया है यूक्रेन के साथ। अच्छा। यूक्रेन से, और 200 पाकिस्तानी इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं, सेफ जोन्स के अंदर हैं, और वो भी आज इसी वक्त तक, शाम तक वो भी यहाँ से इवैक्यूएट हो जाएंगे। इस वक्त सिर्फ 100 लाख के लगभग पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त ट्रेन पे चढ़ने वाले हैं, खारकीव से लेकर तरनोपल तक। तरनोपल पे वो, मुझे उम्मीद है, कल तक पहुँचेंगे और कल शाम तक हम उनको भी बॉर्डर पे पहुँचा देंगे। उसके साथ हमारा तकरीबन 90% काम पाकिस्तानियों की इवैक्यूएशन का कंप्लीट हो जाएगा। उसमें थोड़े बहुत जो लोग रह गए हैं ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं जहाँ से अभी निकल नहीं सकते हालात की वजह से, उनका हम इंतज़ार करेंगे। इसी जब फैसिलिटेशन सेंटर को मेंटेन रखेंगे जब तक कि तमाम पाकिस्तानी यहाँ से अपनी हिफाजत के साथ हम उनको अपने घरों तक नहीं पहुँचा दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खूब मसरूफ़ भी हैं, काम हो रहा है। हम देखते हैं कि क्योंकि बच्चे वहाँ पर फंसे हुए ख़ास से परेशान भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो पोलैंड के रास्ते वहाँ से निकालने के काम हो रहा है, ये खासा एक मुश्किल होता है। जिनका एक भी बच्चा है वो बड़े ख़ास से परेशान होते हैं, लेकिन वॉर जोन के अंदर से किसी को इस तरह से एवैक्यूएट करना, पीजे मीर साहब, ये भी एक बड़ा मुश्किल मरहला है। आपको अफ़गानिस्तान का अमल आपने देखा, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, पूरी दुनिया के लोग वहाँ से इस्लामाबाद और फिर वहाँ से पूरी अपने अपने ममालिक को गए। तो इस वक्त बाकी ममालिक का भी बड़ा हाथ बनता है जो करीब करीब हैं कि पूरी दुनिया को साथ दिया जाए, जहाँ जहाँ जिसके बाशिंदे वहाँ पर फंसे हुए हैं ऐसे वार जोन के अंदर। जी बिल्कुल सही है मुदस्सिर, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान के अकेले नहीं हैं बच्चे वाले, क्योंकि बाकी जो मुल्क हैं उनके भी बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। तो जो मेन चीज़ होती है, आपका जो मेन SOP होती है कि जब भी कोई फंसा होता है वो अपनी एम्बेसी को कांटेक्ट करता है। एम्बेसीज के लिए बड़ा मुश्किल होता है, उनका लिमिटेड स्टाफ होता है कि भाई पता करे कौन कहाँ है कहाँ नहीं। हालांकि ऐसी कंडीशंस में जो एम्बेसीज होती हैं उनके पास इनका बच्चों का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि इन द इवेंट ऑफ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर कि ये उनको इमीडिएटली कांटेक्ट कर सके। मीर साहब, आप बात कर रहे हैं एम्बेसीज के हवाले से, यूक्रेन के एम्बेसडर तो हमारे साथ मौजूद थे, इस वक्त मौजूद हैं मलिक फारूक साहब, एम्बेसडर हैं पोलैंड से, क्योंकि पोलैंड से अब इन बच्चों को निकालने की कोशिश हो रही है कि वहाँ लाया जाए और फिर वहाँ से। बहुत शुक्रिया मलिक फारूक साहब आपके वक्त का। मलिक साहब, क्या इस वक्त इंतजामात किए जा रहे हैं पोलैंड में, क्योंकि वॉर तो यूक्रेन में है लेकिन आप इस वक्त ज़्यादा इंगेज हो गए होंगे इन सारे मामलात में? जी बहुत शुक्रिया। बस ऐसी सूरत हाल है क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान भी ना सिर्फ बल्कि बाकी भी जो भी यूक्रेन से लोग मूव कर रहे हैं उनकी पहली प्रेफरेंस जो है वो पोलैंड ही है, स्पेशली यूक्रेनियन खुद। तो इसलिए यहाँ पे बॉर्डर पे जो काफ़ी ज़्यादा रश है, पोलैंड ने 8 एंट्री पॉइंट्स रखे थे और 8 में से 2 के ऊपर बहुत ज़्यादा रश है इस वक्त भी, गाड़ियों का भी और इसी तरह जो पैदल भी लोग गाड़ियाँ छोड़ के तो या बसों में जो आए थे पहले दूर से उतर गए। इसमें पाकिस्तानी भी हमारे हैं अभी तक। तो कल काफ़ी बेहतरी नज़र आई लोगों की जो है वो यूक्रेनियन साइड से एग्जिट करने की और इधर पोलैंड साइड से एंट्री वाली सिचुएशन बेहतर थी। आज सुबह भी हमें 50-60 पाकिस्तानी से एंट्री की है। अभी भी इस वक्त भी कोई 1-2-4 की रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही हैं। तो ओवरऑल थोड़ा स्लो है लेकिन प्रोसेस चल रहा है। हमारे पास इस वक्त काफ़ी बड़ी फिगर है जो पाकिस्तानी की जो यूक्रेन से पोलैंड शिफ्ट हुए। अच्छा, तो अभी जो फिगर के हवाले से आपके पास कोई एग्जैक्ट फिगर है, और ये भी कुछ आपके को बताया गया है यूक्रेनियन एम्बेसी की जानिब से कि कितने एक पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं और वो पोलैंड आ सकते हैं? नहीं, आने के लिए कोई ऐसा रुकावट तो नहीं है और ये नंबर भी बदलता है, हर लम्हे ही बदल रहा है। सही। लेकिन 450-500 के लगभग इस वक्त आप समझ सकते हैं कि देखिए पाकिस्तानी जो है वो पोलैंड में आ चुके हैं और कुछ अभी भी यूक्रेनियन साइड के ऊपर मौजूद है, क्योंकि मुझे कॉल भी आ रही है वहाँ पे। ज़रा क्योंकि थोड़ा डिले मैंने कहा ना हो रहा है और मौसम बहुत ठंडा है
तो इस वक्त वेट करना मुश्किल हुआ है। पर जो आ गए हैं हमने उनको यहाँ पे वेलकम किया। मैं खुद पिछले 3 दिन से मैं बॉर्डर पे ही हूँ, बल्कि अभी एक ही बॉर्डर से मैं दूसरे बॉर्डर पे जा रहा हूँ, गाड़ी में ही। अच्छा मलिक साहब, आप हमारे साथ रहिए। आप जो इंतजाम है बड़ा सराहा गया है, जो वहाँ पर जो लोग आए हैं, जो स्टूडेंट्स आए हैं, जो बाकी फैमिलीज़ आए हैं, वो बड़ा सराहनीय में। वहाँ जो पोलैंड के बॉर्डर पे जो लोग मौजूद हैं, जो यूक्रेन से आए हैं, उनका क्या कहना है पाकिस्तान की एम्बेसी के हवाले से, इंतजाम के हवाले से, वो देखते हैं, फिर मलिक साहब से भी मज़ीद बात करते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी में कैपिटल कीव में स्टडी कर रहा हूँ। और अब मैं बॉर्डर पार करके इधर लवीव का बॉर्डर पार करके पोलैंड में हूँ। और एम्बेसडर साहब के पास उन्होंने माशाल्लाह मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया और हेल्प की। यूक्रेन में कोई ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया गया। पहले हमें बताया गया कि आप कीव से लवीव आएँ, तो वो चले मैं 15-16 घंटे की ट्रेन करके वो आया। और मैं यूक्रेन से पोलैंड पहुँचा हूँ और इधर फ़ारूक साहब ने हमारे साथ बहुत अच्छा तामुल किया है, हमें बिल्कुल बगैर किसी मुसीबत के हम इधर पहुँचे हैं। जिधर इन्होंने कैंप लगाया हुआ था और इधर हमें हर फैसिलिटी इन्होंने अवेलेबल किया, नाश्ता, ईच एंड एवरीथिंग। हम लोग फाइनली पोलैंड लैंड कर गए हैं और यहाँ पर हमारे एम्बेसडर हमारा ऑलरेडी इंतज़ार कर रहा था। हम बहुत मुतमईन हैं, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला ने उन्हें वसीला बनाया है। बस ऐसे ही एम्बेसी काम करते हैं तो हम पाकिस्तान किसी और पोलैंड के रिफ्यूजी सेंटर में मौजूद हैं। और मैं अब सबसे पहले तो वारसा जो एम्बेसी है पोलैंड की, उनकी थैंक यू अदा करना चाहूँगी। एंड देन जो हमारे एम्बेसडर फ़ारूक साहब हैं, उनका मैं थैंक यू अदा करना चाहूँगी कि उनकी कोशिशों की वजह से आज हम सेफ़ एंड साउंड वारसा के जो रिफ्यूजी सेंटर यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि सिचुएशन थी में यूक्रेन में, तो हमने पोलैंड की तरफ मूव किया। तो यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ के जो एम्बेसडर हैं मलिक फ़ारूक, उन्होंने रिसीव किया। पोलैंड की एम्बेसी ने बहुत हमारे साथ बच्चों के वास्ते। फ़ारूक साहब, आप वहाँ जो काम कर रहे हैं बड़ा बेहतर, फ़ारूक साहब वो काम कर रहे हैं, तो अभी कह रहे हैं कि 3 दिन से आप वहाँ मौजूद हैं, तो क्या तवक्को की जा रही है कि ये जो बच्चे यहाँ पर आ गए इनको पाकिस्तान भिजवाया जाएगा, ये इनके क्या अगला लाहे अमल आपने इख्तियार किया? जी बहुत शुक्रिया। और पहले तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि खाली ये पाकिस्तान एम्बेसी पोलैंड नहीं, बल्कि हमारी जितनी भी एम्बेसीज है उन सारों ने दिन रात बहुत मेहनत की है। यूक्रेन में हमारी एम्बेसी, उसकी सिचुएशन थोड़ी समझने की जरूरत है। इसका हो और सारी चीज़ें आगे पीछे हो तो उसमें चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना कंपैरेटिवली ज़रा डिफिकल्ट था। इसके बावजूद हमारी मिशन ने बहुत अच्छा काम किया है और दे हैव बीन डूइंग राउंड द क्लॉक। और यही हाल हमारा भी है। और अभी हम यहाँ ये कर रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं हमारे पास, उनको रिसीव करके हम बसेस में बिठा के तो वार्सो लेके जा रहे हैं, ताकि फिर यहाँ पे तो क्योंकि एकोमोडेशन का भी इंतजाम नहीं है और क्योंकि इनफ्लक्स बहुत ज़्यादा है। और मैंने आपको बताया कि यूक्रेनियन खुद बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो लोग जितने भी हैं उन्होंने यहाँ हॉस्टल या होटल वगैरह सारे बुक हो चुके हुए और इवन वार्सो भी बिल्कुल ये एक नई भी मुश्किल है, ओवरलोड हो गया। सही। फ़ारूक साहब, आपसे रब्ता रहेगा जब तक ये सिलसिला है, आप से ये मालूमात लेते रहेंगे। शुक्रिया अदा करूँगा मलिक फ़ारूक साहब आपका। साहब हमारे साथ है। मीर साहब, ये एक समझने की ज़रूरत होती है। मैंने पहले स्टार्ट में कहा कि वॉर जोन होता है, वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एम्बेसीज को जिस तरह से काम करना चाहिए वो भी बड़ा ज़रूरी है। तो इस वक्त पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है जो अभी भी, जैसे स्टूडेंट की आपने आवाज़ भी सुनी है कि वो कह रहे हैं अभी भी हम फंसे हुए निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही क्या, देखिए मुदस्सिर, बाकी जैसे मैंने पहले कहा है कि आपने ये जो फुटेज दिखाई है, इसमें बाकी फॉरेनर्स भी हमें नजर आए जो कि इवैक्यूएट हो रहे हैं। लेकिन हमने जो करना है इस वक्त, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे जो काउंसलर्स हैं, इनका चाहिए कि इनसे राब्ते में रहें, इनके नाम और इनके कॉन्टेक्ट्स हैं वो लें, वो कंफर्म करके फिर एक पाकिस्तान में एक चेक पॉइंट बनाए जहाँ के जिनके पाकिस्तानी पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं वो उनके साथ कम से कम राब्ते में हो कि हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, सेफ हैं और प्रोटेक्टिव कस्टडी के अंदर है। क्योंकि ऑब्वियसली वो इनका एक ऐसी जगह होगी सेंटर कि जिसके अंदर सारे जो इनको रेफ्यूजीज आप कहेंगे, ये जितने भी रेफ्यूजीज हैं इनको ये लेके आए। तो उसमें मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान में भी पैनिक कम होगी
क्योंकि नेचुरली हर एक का बच्चा है और किसी का पता ना। यहाँ एक्टिव जो है वो दफ्तर खारजा को मिसब होना चाहिए कि यहाँ एक पॉइंट ज़रूर होना चाहिए ताकि वहाँ से मुसलसल जो है वो उन बच्चों के हवाले से और चीज़ों के हवाले से फर्दर सही मालूमात जो है वो मिलती भी रहे। बहुत शुक्रिया बीजे मीत मौजूद थे प्रोग्राम से। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।